हेलो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे महाजनपद काल में किन किन साम्राज्यों का उदय हुआ और क्या क्या स्थितियाँ थी। सॉरी, कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया जिसका मुख्य कारण था मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले महाजनपद काल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। महाजनपद काल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बड़े बड़े जनपदों का उदय हुआ और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट की जगह पर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और पावर का उदय होता है, जिसका मुख्य कारण था वहाँ के रिसोर्सेज। अब उसमें किन किन स्थितियों ने सहयोग दिया, कौन कौन से राजवंश थे, राजवंशों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और स्थितियों के बारे में हम बता चुके हैं। ये द्वितीय नगरीकरण की स्थिति थी। महाजनपद काल में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली राज्य बनकर या जनपद बनकर उभरा वो था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के उदय का जो कारण थे उसमें मुख्य था वहाँ का गंगा यमुना का दोआब, बहुत सारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उपजाऊ भूमि, कृषि, जंगल और चारों तरफ से नदियों से, पहाड़ों से, जंगलों से सुरक्षा, जिसने उन राज्यों को और भी शक्तिशाली बनने में मदद की और वहाँ के योग्य उत्तराधिकारी। अब हम सबसे पहले मगध साम्राज्य के बारे में एक पट कोई आया हुआ है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य पर सबसे पहले जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होता है वो है हर्यनिका डायनेस्टी। आप इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मगध पर मुख्य रूप से 6 राजवंशों ने बहुत ही शक्ति के साथ शासन किया, जिसमें मुख्य 6 थे। उन मुख्य 6 को कैसे याद रख सकते हैं? एच से हर्यनिका, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, शुंगा और कण्व। इसको हसीन माशुका के नाम से याद रख सकते हैं। एच फॉर हर्यनिका, एस फॉर शिशुनाग, एन फॉर नंदा, एम फॉर मौर्य डायनेस्टी, एस फॉर शुंगा डायनेस्टी और के फॉर कण्व। तो सबसे पहले जो साम्राज्य आता है वो आता है हर्यनिका डायनेस्टी। इसका जो सबसे पहला और शक्तिशाली शासक था वो था बिंबिसार। तो अब यहाँ पर मैंने छोटे छोटे में ही आपको समझाने की कोशिश करी है, आप उसको धीरे धीरे आगे लिख सकते हैं। बिंबिसार जो था वो गौतम बुद्धा के समय में था। बिंबिसार और अजातशत्रु ये 2 शासक गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, मतलब समकालीन माने जाते हैं। तो जो बिंबिसार का जो साम्राज्य शासन पीरियड था वो 544 से 413 BC था। और ये जो हर्यनिका डायनेस्टी है इसको जो इतिहास है वो पितृहंता साम्राज्य के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? इसका मुख्य रीजन था क्योंकि यहाँ पर हमेशा पुत्र ने पिता को कैद करके या उसकी हत्या करके ही शासन प्राप्त किया है। तो बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक था और इसने अपने पड़ोसी राज्यों से काफी अच्छे संबंध बनाए, चाहे वो उन पर आक्रमण करके बनाए, चाहे वहाँ शादियाँ करके बनाए। तो जो बिंबिसार था उसको उस काशी का राज्य भी दहेज में मिला हुआ था। इसका बेटा था अजातशत्रु। अब जो हर्यनिका डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी पहले राजगृह, और राजगृह पूरे मगध साम्राज्य की सबसे पहली कैपिटल थी। इसको बाद में ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र लाया गया। अब जब बिंबिसार को मारा उसके बेटे अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ऐसा बोलते हैं कि अपने जीवन भर युद्ध ही करता रहा। इसने युद्ध करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए किसी भी तरीके का प्रयोग करना उचित समझा। इसने किसी भी संबंध को नहीं माना। इसने अपनी मतलब सौतेली माँ का जो मायका था, वाराणसी, कौशल, इन राज्यों पर भी आक्रमण किया और उनको राज्य में हराया। तो जब इसने वाराणसी और काशी पर आक्रमण किया तो उससे पहले वो बहुत ही शक्तिशाली थे। तो उसने क्या किया कि वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की स्थिति पैदा कर दी। वहाँ पर कुछ अपने जासूस छोड़ दिए, कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए जो समाज में अराजकता फैलाए और उनका फायदा उठाकर वहाँ की जो शासन तंत्र है उसको कमजोर किया और फिर काफी सालों के बाद उसको जीत लिया। फिर वहाँ का जो शासक था काशी नरेश, उसने अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से कर दी और उसको दहेज में काशी दे दिया। इसकी भी कैपिटल
राजगृह ही थी। आपको जैसा याद होगा जब मैंने बुद्ध के बारे में बताया था, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बताया था, तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अजातशत्रु के ही समय में हुई थी। ये भी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का कंटेम्प्रेरी था। अब ये जो हरेनिका डायनेस्टी है ये तीनों धर्मों को वो देती है, संरक्षण देती है। ये प्रारंभ में हिंदू थे या हिंदुओं को समर्थन देते थे, बाद में भी इन्होंने हिंदुओं को समर्थन दिया, लेकिन बुद्ध के इन्फ्लुएंस में आने के बाद इनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ भी हो गया। इन्होंने जैनों को भी समर्थन दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा थोड़ा सा आंखें भी इधर उधर भटक रही हैं, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। थोड़ा सा आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और चाहे तो इसको थोड़ा सा स्लो करके वीडियो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बिंबिसार का जो शासन, अजातशत्रु का जो शासन था वो 460 से 444 ईस्वी तक था। अब इसके बाद जब इसका बेटा शासन करता है उदयन, तो ये उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही शासन या राजगद्दी प्राप्त करता है। और यही शासक था जिसने पाटलिपुत्र शहर का निर्माण कराया, क्योंकि पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर था जो दोनों तरफ से, चारों तरफ से नदियों से घिरा था। एक तरफ उस पे पर्वत श्रेणियां थी, जंगल थे, तो ये नेचुरल प्रोटेक्टर का काम करते थे। अब आज के समय में आप देखेंगे कि हम लोग अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए फेंसिंग कर देते हैं। जो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं वो होती हैं नदियां, जंगल, पर्वत, पहाड़। ये क्या होते हैं, इनको उस समय में पार करना बहुत ही मुश्किल माना जाता था। इसी वजह से जो मंगोल थे, कुषाण थे, जो शक थे, वो हिमालय की श्रेणियों को पार करके हिंदुस्तान में नहीं आ पाए थे। ये नेचुरल प्रोटेक्टर्स का काम करते थे, सीमाओं का काम करते थे। इसका जो आखिरी शासक था वो नागदक्ष था। और क्या था कि हर बार पुत्र अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर रहा था। इसकी वजह से जनता में आक्रोश फैल गया था। जब राजा ही अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त करेगा तो समाज में भी विचारों की, आचार विचार हो गए, संस्कार हो गए, इनकी स्थापना नहीं हो पाएगी। प्रजा भी इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, ऐसे पितृहंता शासकों से। तो प्रजा ने विद्रोह कर दिया और इन्हीं के जो एक महामंत्री थे वो कौन थे, शिशुनाग ने ये नागदक्षा को हटाकर गद्दी प्राप्त कर ली और शिशुनाग डायनेस्टी का निर्माण कर दिया। और आप ये भी लिख सकते हैं, पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी वो शिफ्ट की गई थी उदयन के समय में। अब उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग डायनेस्टी का जो समय है वो 413 से 395 ईस्वी माना जाता है। इसका जो सबसे प्रतापी और सबसे योग्य शासक माना जाता है वो शिशुनाग ही माना जाता है। और इसका आखिरी शासक महानंदिन था, और जिसका वध करके महापद्मनंद, जैसा कि आपने सभी सुना होगा, महापद्मनंद एक बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली शासक था जिसने उत्तर भारत का उस समय में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसकी भी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। और शिशुनाग का जो पुत्र था कालाशोक, इसका नाम कालाशोक इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका रंग एकदम कौवे की तरह काला था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा किताबें बोलती हैं, क्योंकि हमें किसी के भी व्यक्ति के रंग पे, उसकी आवाज पे, रहन सहन पे, भाषा पे, खान पान पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना हमें संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन किताबों में ऐसा दिया गया। इसका रंग कौवे की तरह काला था जिसकी वजह से इसको काला अशोक बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी इतिहास में सबसे ज्यादा फेमस है मौर्य डायनेस्टी के बाद, क्योंकि यही एक ऐसा समय था जब हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रमण होने लगे थे। और इसी के समय में, नंदा साम्राज्य के समय में ही उत्तर पश्चिम भारत से सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो महापद्मनंद था, और इसने महानंदिन का वध करके नंदा डायनेस्टी का स्थापना करी थी। और ऐसा बोलते हैं कि इसने उत्तर भारत के
चारों दिशाओं में जितने भी साम्राज्य या क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करके उन पे विजय प्राप्त करी और वहां पर एक साम्राज्य की स्थापना करी। और ये पहला शासक है जिसने एक राट का मतलब क्या होता है, जिसने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करी हो, उसकी स्थापना करी। इसमें उड़ीसा, जो उस समय में कलिंग बोला जाता है, वहां के हाथी गुम्फा जो अभिलेख था उसमें इसका जो वो है क्या बोलते हैं वर्णन, उसका वर्णन किया जाता है, क्योंकि इसने वहां के अभिलेख उठाकर मगध ले आया था। तो आज हम यहीं पर रोकेंगे और नंदा डायनेस्टी से कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।